हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं एसएससी जेई या फिर राजस्थान जेई में पूछे जाएंगे। और अगर आप कोई भी और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which it can be drawn into smaller section by the application of tensions is called। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। A, B is the right answer। देखिए क्या होता है, सपोज ये एक आपका मटेरियल है, इस मटेरियल में मैंने क्या करा, टेंशन फोर्स लगाया। अब टेंशन फोर्स लगाया तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा भाई, रिड्यूस हो जाएगा, इतना रिड्यूस हो जाएगा। तो जो एरिया रिड्यूस हो रहा है उस पार्ट को टेंशन लगाने पे उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी मटेरियल की डक्टिलिटी, यानी उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी वो होती है जैसे कि मैंने टेंशन लगाया, टेंशन लगाने के बाद जैसे ही मैं क्या कहते हैं अनलोडिंग करूं, अनलोडिंग का मतलब जैसे ही मैं लोड को रिमूव करूं तो वो क्या हो, अपनी ही पोजीशन पर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी वो होती है जो कि अपनी पोजीशन पर ना आए, जैसे मैंने अनलोडिंग करी, अनलोडिंग करने पर वो अपनी पोजीशन पर ना आए, यानी उसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी देखिए, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। डक्टिलिटी जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनली डायरेक्शंस में ही क्या होगी, इलोंगेट होगी, बट मेलेबिलिटी क्या होगी, मेलेबिलिटी आपकी हर एक डायरेक्शन में क्या हो सकती है, डिफॉर्म्ड हो सकती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी को, कि भाई कन्वर्ट कर दें अगर हम थिन शीट्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी। क्योंकि हम कन्वर्ट जब थिन शीट में करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ऑल डायरेक्शंस में ही तो वो डिफॉर्म हो रही है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी। सेकंड चलते हैं, अ मटेरियल इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। अभी मैंने बताया कि किसी भी मटेरियल को हम परफेक्टली इलास्टिक कब कहेंगे, जब वो क्या हो, अनलोडिंग करने पे, यानी लोड को रिमूव करने पे अपनी पोजीशन पर आ जाए, यानी ओरिजिनल शेप पर आ जाए। तो क्या है, देखिए ऑप्शन बी है, इट रिजेन इट्स ओरिजिनल शेप पार्शियली ऑन द रिमूवल ऑफ लोड। इट रिजेन, फर्स्ट क्या है, इट रिजेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन द रिमूवल ऑफ लोड, यानी वो जैसे ही हम लोड को रिमूव करें वो अपनी पोजीशन पर आ जाए। तीसरा क्या है, डज नॉट रिजेन इट्स ओरिजिनल शेप एट ऑल, ये तो गलत ही हो गया, एंड नन ऑफ दिस, ये नहीं, यानी आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल by which it gets permanent deformation under a load which is not recovered after the removal of load। अभी अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास ये मटेरियल है, यहाँ पर हमने इसमें लोड लगाया, लोड लगाने पे इसमें डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब इसका एरिया डिफॉर्म्ड होगी भैया, ये मटेरियल डिफॉर्म्ड हुआ, ये मटेरियल डिफॉर्म्ड हुआ, एंड देन उसके बाद हमने लोड को रिमूव करा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्या है, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग ऑफ रप्चर टेक्स प्लेस इज नोन एज। देखिए इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी अगर आप बात करें, जैसे कि सपोज अगर मैंने इसका स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम अगर हम देखें, तो स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम माइल्ड स्टील का इस टाइप से बनता है भाई, ठीक है। ये पॉइंट जो होता है ये आपका कौन सा होता है, अल्टीमेट पॉइंट, और इस पॉइंट को सपोज मान लो ब्रेक पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ब्रेक पॉइंट। यहाँ से ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ से ब्रेकिंग जहाँ से स्टार्ट हुई, इसमें क्या बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग तक जितनी भी एनर्जी ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, टफनेस। यानी ब्रेकिंग पॉइंट तक तो एनर्जी जितनी भी अब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम टफनेस बोलते हैं। और अगर वो इलास्टिक पॉइंट तक क्या कर रहा है, यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट होता है, अगर वो इलास्टिक पॉइंट तक एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या बोलते हैं, रेजिलियंस, ठीक है। तो दो टर्म होते हैं आपके, रेजिलियंस एंड टफनेस। तो टफनेस क्या होगा, जहां तक ब्रेकिंग पॉइंट तक अगर जो भी एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी वो होगी आपकी टफनेस, और अगर वो इलास्टिसिटी तक कर रही है तो वो होगी आपकी रेजिलियंस। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग तक कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, टफनेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट। देखिए अभी मैंने बताया कि अगर इलास्टिक लिमिट तक बात होगी, अगर इलास्टिक लिमिट तक एब्जॉर्ब कर रहा है कोई मटेरियल एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिलियंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इज द राइट आंसर, रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। If a material has identical elastic properties in all direction, it is said to be। देखिए कोई मटेरियल है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो हर एक डायरेक्शन में सेम है। यानी अगर सपोज मैंने ये पॉइंट मान लिया तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वह अगर हम किसी भी डायरेक्शन में लें तो वो क्या है? सेम है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं उसको हम? आइसोट्रोपिक। अगर डिफरेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक की जगह नॉन आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी आइसोट्रोपिक। अब होमोजीनियस और होता है भाई। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब है कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट। थ्रू आउट क्या होगी? इसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होगी। अगर मैं इस पॉइंट पर लूँ तो भी सेम, इस पॉइंट पर लूँ तो भी सेम, इस पॉइंट पर लूँ तो भी सेम। यानी मटेरियल की प्रॉपर्टीज सेम होगी थ्रू आउट, यानी यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सेम। उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। क्लियर? ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है? ऑर्थोट्रोपिक एक तरीके का, जैसे कि सपोज मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमको म्यूचुअली डायरेक्शंस में देखनी है। मटेरियल की प्रॉपर्टी हमने एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में देखी, तो तीनों डायरेक्शन में अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपिक। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फॉर अ लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। देखिए कंडीशन दे रखी है लीनियर इलास्टिक और आइसोट्रोपिक। लीनियर इलास्टिक और आइसोट्रोपिक के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। यानी आंसर बी इज द राइट आंसर। वैसे हमारे इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ई, के, जी एंड म्यू। यानी कौन कौन से भाई इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपके? ई, के, जी और म्यू। यानी इन दोनों में से कोई भी आपके क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट हो जाएंगे। किसके लिए? आइसोट्रोपिक के लिए। अगर आपको दो पता है यानी 2 डिपेंडेंट है, तो 2 क्या है? इंडिपेंडेंट है। यानी 2 की वैल्यू अगर आपको पता है तो 2 की वैल्यू आप उससे निकाल सकते हो। इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है क्रीप ऑफ मटेरियल इज अ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड बाय। देखिए क्रीप क्या होता है? क्रीप को थोड़ा सा समझते हैं। क्रीप जो होता है कि जैसे सपोज हमने क्या करा, मटेरियल पर लोड लगा के छोड़ दिया, यानी कांस्टेंट लोड हमने अप्लाई किया। कांस्टेंट लोड के बाद कुछ टाइम बाद उसमें क्या होगा? डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। यानी टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है ये। टाइम डिपेंडेंट के साथ इसमें क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है अंडर अ कांस्टेंट लोड। क्लियर? तो लोड आपका उतना ही रहेगा, डिफॉर्मेशन टाइम के संग होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रीप। तो इसमें आंसर क्या होगा? पढ़ के देखते हैं। अ टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल, सही है। इलोंगेशन ऑफ द मटेरियल ड्यू टू इट्स चेंज इन द मटेरियल प्रॉपर्टीज, गलत है। शॉर्टिंग कॉज्ड बाय श्रिंकेज ऑफ द मटेरियल, गलत। द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशन, गलत। फर्स्ट सही लग रहा है। मैंने बताया टाइम डिपेंडेंट होगी, स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेन का मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आएगी। आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्ट्रेस लेवल बिलो विच मटेरियल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर द रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस। देखिए हम उस पर कितनी भी स्ट्रेसेस लगा रहे हैं, स्ट्रेसेस लगाने पर वो मटेरियल जो है वो फेल नहीं हो रहा है। यानी कोई भी अगर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं किसी भी मटेरियल पर, तो जो मटेरियल है वो फेल नहीं हो रहा है, तो उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं? हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर द रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस। उस लिमिट को हम क्या बोलेंगे? एंड्योरेंस लिमिट। आंसर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? और सारी प्रॉपर्टी समझ में आ रही होंगी। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है और टॉलरेंस लिमिट उसकी क्या होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सम स्ट्रक्चरल मेंबर्स सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टाइम सस्टेन्ड लोड्स डिफॉर्म प्रोग्रेसिवली विद टाइम स्पेशली एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अभी अभी मैंने बताया कि सस्टेन्ड लोड या फिर कांस्टेंट लोड हो और टाइम के संग उसमें डिफॉर्मेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीप। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या है भाई? The stress at which extension of materials takes place more quickly as compared to increase the load is called as। देखिए अगर हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएं
किसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस ले लिया, यहाँ पे स्ट्रेन ले ली, तो स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। तो इस टाइप से अभी मैंने बताया था जैसे वैसे ही बनेगा। क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है, द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली, एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस क्या हो, क्विकली हो, इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट जो है, यहाँ से एक्सटेंशन क्या हो रहा है, क्विकली हो रहा है एज कंपेयर टू अदर पॉइंट्स। तो यहाँ से जो है एक्सटेंशन क्विकली हो रहा है और लोड हम लोग बहुत कम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। यानी यील्ड पॉइंट के बाद आपका डिफॉर्मेशन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। यानी डिफॉर्मेशन का मतलब उसमें स्ट्रेन बहुत फास्ट आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, यील्ड पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ। अभी मैंने बताया क्रीप क्या होता है, क्रीप वो होता है जिसमें कि क्या होगा, कांस्टेंट लोड के संग आपका डिफॉर्मेशन होगा। कांस्टेंट लोड के संग डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, देखिए कांस्टेंट लोड के संग इस टाइप से तो डिफॉर्मेशन हो रहा है। ये तो आपका लोड कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे जब लोड कांस्टेंट है तो स्ट्रेस भी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहता है, लोड कांस्टेंट रहता है और डिफॉर्मेशन पूरी होती है। तो इसमें इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट कांस्टेंट लोड। क्लियर। प्लास्टिक का मतलब समझ में आ रहा होगा, डिफॉर्मेशन होना, यानी उसमें हम लोड तो अप्लाई ना करें बट उसमें डिफॉर्मेशन होता रहे। तो प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट कांस्टेंट लोड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज इट्स। देखिए जैसे जैसे हम कार्बन को बढ़ाते जाते हैं, स्टील में अगर हम कार्बन को इंक्रीज करते जाएंगे, उसमें क्या होगा, उसकी डक्टिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी डक्टिलिटी तो आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डक्टिलिटी डिक्रीजेस, बट ब्रिटलनेस जो होगी वो उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ब्रिटलनेस इंक्रीज, यानी डक्टिलिटी आपकी डिक्रीज होगी और ब्रिटलनेस इंक्रीज होगी। किसको, जब कार्बन को हम बढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज इट्स डक्टिलिटी। एग्जाम्पल के संग समझे, जैसे हम माइल्ड स्टील ले लें, माइल्ड स्टील ले लें और कास्ट आयरन ले लें। कास्ट आयरन क्या होता है भाई, कास्ट आयरन जो होगा वो आपका ब्रिटिल होता है, क्योंकि उसमें कार्बन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील क्या होती है, उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है और कार्बन कंटेंट उसमें कम होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें अपने रेनफोर्स्ड के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल। कौन सा डक्टाइल मटेरियल है, तो कौन सा डक्टाइल मटेरियल अभी मैंने बताया, हाई कार्बन स्टील हो नहीं सकता, ब्रोंज हो नहीं सकता, कास्ट आयरन हो नहीं सकता। इन सब में क्या होता है, कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, माइल्ड स्टील, इसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक। कौन सा लीस्ट इलास्टिक होगा, लीस्ट इलास्टिक का मतलब कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना आ पाए। तो सीधा सा दिख रहा है, सिल्वर हो नहीं सकता, आयरन हो नहीं सकता, कॉपर हो नहीं सकता, रबर ही क्या होगा, सबसे कम इलास्टिक होगा। आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डक्टिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम। तो अभी बताया डक्टिलिटी किसकी मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा माइल्ड स्टील की, तभी हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। एवरी मटेरियल्स ओबे हुक्स लॉ विद इन इट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। क्या करते हैं, इलास्टिक लिमिट लगा देते हैं आंसर। इलास्टिक लिमिट तक नहीं होता, हर एक मटेरियल ओबे हुक्स लॉ को करता है, कहाँ तक, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। देखिए ये होता है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इससे थोड़ा सा आगे ही आपका क्या होता है, इलास्टिक पॉइंट होता है, इलास्टिक लिमिट होती है। बहुत कम डिफरेंस होता है, बट हम लोग थोड़ा ज़्यादा दिखा देते हैं आपको शो करने के लिए, बट बहुत कम डिफरेंस होता है किसमें, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक में। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक जो ग्राफ रहता है वो आपका लीनियर रहता है, बट अगर हम इलास्टिक की बात करें तो इलास्टिक तक जो ग्राफ रहता है वो आपका लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। इसीलिए हुक्स लॉ जो होगा, हुक्स लॉ क्या होता है भाई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा तो वो लीनियर को ही तो फॉलो करेगा। इसीलिए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक क्या होता है आपका,
हुक्स लॉ वैलिड रहता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए ये दे रखा है आपको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके, इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, तो मैच करना है। फटीग, फटीग क्या होता है, डिक्रीज्ड रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स टू रिपीट रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेसेस, यानी उसका मटेरियल का रेसिस्टेंस जो है वो कम होता जाए, जैसे जैसे हम स्ट्रेसेस क्या करते जाए, लगाते जाए, तो मटेरियल्स का रेसिस्टेंस जो है वह धीरे धीरे क्या होता जाए, कम होता जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, फटीग। भाई अगर हम किसी भी मटेरियल पर स्ट्रेसेस लगाते जाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एक टाइम का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फटीग। क्रीप मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, क्रीप क्या होता है भाई, जिसमें कि मटेरियल कंटिन्यूस डिफॉर्म अंडर टाइम विद टाइम अंडर सस्टेन लोड, यानी बी का आंसर क्या हो जाएगा 1 और ए का आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। सी क्या होता है, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी बताया मैंने, मटेरियल कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस, तो सी का क्या हो जाएगा 4। एंड डी इंड्योरेंस लिमिट, इंड्योरेंस लिमिट भी बता चुका हूँ कि मटेरियल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड बिलो दिस लेवल, यानी अगर हम कुछ कितनी भी उसमें स्ट्रेसेस लगाते जाएं तो मटेरियल की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फेल नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इंड्योरेंस लिमिट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो गया आपका क्या सेकेंड, बी का हो गया आपका फर्स्ट, एंड सी का हो गया आपका 4th और डी का हो गया आपका 3rd, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, प्लास्टिसिटी, टेनिसिटी, टेनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनिसिटी क्या होती है भाई, टेनिसिटी को समझ लो, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट फ्रैक्चर अंडर हैवी टेंसाइल लोड। देखिए इसमें हम लोग जो लोड लगाते हैं वो हैवी टेंसाइल लोड लगाते हैं, ये मटेरियल है, इसमें हमने बहुत हैवी टेंसाइल लोड लगाया और वो फ्रैक्चर को रेसिस्ट कर सके, यानी वो मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर ना हो, हैवी टेंसाइल लोड लगाने पर भी उसको हम क्या बोलते हैं, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेनिसिटी। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, यानी ए का आंसर क्या हो गया सेकेंड। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी मैंने बताया ही था अभी आपको, क्या होता है, कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विदाउट मच इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड का हो गया फर्स्ट। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होगी, एक्सटेंशंस इन द डायरेक्शंस विदाउट रप्चर, सी हो जाएगा। एंड मेलेबिलिटी, एबिलिटी टू बी ड्रॉन आउट बाय टेंशन टू ए स्मॉल सेक्शन, नहीं, सी जो होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा 4, एबिलिटी टू ड्रॉन आउट बाय टेंशन टू ए स्मॉल सेक्शन, स्मॉल सेक्शन में क्या कन्वर्ट होता है, डक्टिलिटी। और मेलेबिलिटी क्या होती है, एक्सटेंशन इन ऑल डायरेक्शंस, यानी हर एक डायरेक्शंस में होगी विदाउट रप्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिसिटी का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी डक्टिलिटी का 4 एंड डी का 3rd, यानी आंसर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इसको भी मैच करना है, लास्ट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका फिर नहीं जाएगा कोई भी प्रॉपर्टीज़ का अगर क्वेश्चन आता है तो। देखिए डक्टिलिटी मैं बता चुका हूँ, डक्टिलिटी क्या होती है भाई, ड्रॉन परमानेंटली ओवर अ ग्रेट चेंजेस ऑफ शेप विदाउट रैप्चर, ए का हो जाएगा सेकंड। ब्रिटलनेस क्या होगी, फेलियर हो जाएगा विदाउट वार्निंग, यानी बिना वार्निंग के ही फेलियर हो जाता है। जैसे कि कॉन्क्रीट लेते हैं, कॉन्क्रीट्स में हमारा वो क्या नहीं करता, आपको बताएगा नहीं, यानी फेलियर जो हो जाएगा वार्निंग नहीं देगा, वो तुरंत टूट जाएगा अगर वो कॉन्क्रीट का ही है सिर्फ। तो टेनिसिटी बता ही दिया, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो सी का हो जाएगा क्या 4th। एंड टफनेस, टफनेस बताया मैंने, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, हाई स्ट्रेस विदाउट रप्चर, रप्चर कह लो या फिर उसको ब्रेकिंग पॉइंट कह लो, क्या हो जाता है इसका, डी का कितना हो जाएगा 3, तो डी का 3, सी का 4th, बी का ब्रिटलनेस का फर्स्ट एंड ए का सेकेंड, आंसर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके क्वेश्चन किससे, मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स थे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे रुक जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल से, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। तो अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू।